हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑन योर डिमांड। तो फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेकंड चैप्टर है बुक में, बट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत इजी है, इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है। तो देखो, सॉल्यूशंस आपको पता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, whose composition can be varied within certain limits। देखो, आप लोगों ने मिक्सचर पढ़े हैं, आप लोगों को पता है कि मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो जो सोल्यूशन है आपका वो बेसिकली क्या है, सोल्यूशन आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, दो कंपोनेंट्स की जो कॉम्पोजिशन, दो आपके कंपोनेंट्स हैं उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको आप कुछ लिमिट्स के अंदर वेरी कर सकते हो। तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है कि कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड, ठीक है, मतलब हमारे पास सोल्यूशंस बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे गैस इन गैस हो सकता है, गैस इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। वो सारे सोल्यूशंस के एग्जांपल्स और टाइप्स आप स्टडी करोगे, ठीक है, आपकी बुक में वो दिए हुए हैं, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आप डिस्कस करोगे। अब हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये भी हम लोगों ने, आपको याद होगा मोल का चैप्टर डिस्कस किया था प्लस वन क्लास में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास वेट बाय वेट परसेंट होता है, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लिखा है, आप किसी भी कंपोनेंट का मास ले सकते हो। अगर आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो आप सॉल्वेंट ले सकते हो, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट निकाल सकते हो अपॉन टोटल मास। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ। देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन में हमारे पास, सपोज दिस इज आवर सॉल्यूशन, इट इज हैविंग ए बी एंड सी थ्री कंपोनेंट्स, तो ए के कुछ मोल्स Na होंगे, बी के कुछ मोल्स Nb होंगे, सी के कुछ मोल्स Nc होंगे। तो जो मोल फ्रैक्शन होगी, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अगर बी की निकालनी है तो Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर Nc की निकालनी है तो टोटल number of moles of n number of moles of C Nc upon total number of moles Na plus Nb plus Nc। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम लोग पढ़ते हैं कि दिस नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं उसको हम क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्कस्ड एज मोलैरिटी। आपको पता है कि मोलैरिटी है जो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्लियर है। और मोलैरिटी है जो वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि यहाँ पे सोल्यूशन का मास है, वहां पे सॉल्वेंट का मास है, एंड दैट टू इन केजी, ठीक है। तो मोलैरिटी जो हमारी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मास रिलेटेड टर्म्स हैं और मास जो है टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता, वेयर द वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या, भूल गए होगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको याद करवाना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, मोलर मास, जो हमारा मोलर मास है डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जो हम N या Z से रिप्रेजेंट करते थे वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि अगर मैं बात करूं H3PO4 की, तो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। H2SO4 की अगर बात करूं तो कितना है, 2। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी फैक्टर डिस्कस करते थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज, वो सारा हमारे लिए क्या हो जाता था, वैलेंसी फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं मूव करता हूँ, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो मैं स्टडी करना है, दैट इज बेसिकली हेनरीज लॉ। हम लोगों ने हेनरीज लॉ डिस्कस करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉ है और बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें खास। हेनरीज लॉ, देखो, दिस लॉ is basically applicable of for the solubility of gases and liquid, ठीक है। this is applicable or this is valid for the gases when dissolved in liquid, ठीक है। gases dissolved in liquid, dissolved in liquid, ठीक है। अब देखो, जब gases liquid में dissolve होंगी तो ये क्या बोलता है कि जो प्रेशर है गैस का, that is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, mole fraction of gas in लिक्विड। जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट होता है और x आपके पास क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ योर गैस इन लिक्विड। अब जो ये KH होता है, या हमारा गैस है लिक्विड में, देखो इसकी बहुत एक अच्छी सी एग्जांपल है। अगर आप लोगों में से किसी ने स्विमिंग की हो, ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा, वो आप सभी को पता होगा, कोल्ड ड्रिंक वाली। अगर आप लोगों में से किसी ने स्विमिंग की हो तो आपको पता है कि जब भी हम अंडर द वाटर जाते हैं तो लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है।
प्रेशर इंक्रीज होने से जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा होगा कि जब भी सर्दियाँ वगैरह होती हैं तो आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा अंडर द वाटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा होती है। ठंड में जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा होती है तो नीचे तक उनको ऑक्सीजन मिलती है, और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, तो इसलिए वहाँ वो बॉटम सरफेस पे रहना पसंद करते हैं। बट अगर आपने देखा हो कि गर्मियों में तालाब में जो मछलियाँ होती हैं वो जनरली सरफेस पे होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो होगा क्या बेसिकली, जब गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, तो अंडर द वाटर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो सरफेस पे रहती हैं मछलियाँ जो फिशेज होती हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन। तो जो एक हमारे पास, अगर मैं डिस्कस करूँ KH की कुछ बातें डिस्कस करें तो KH हेनरीज कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है। दिस इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका जो हेनरीज कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, मतलब आपकी जो x है मोल फ्रैक्शन वो डिक्रीज करेगी। अब हम इसकी एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक के साथ समझ सकते हो। अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीते हैं, एक तो उसका टेस्ट हम बोलते हैं चिल्ड हो जाएगा, दूसरा उसका रीजन ये होता है कि उसमें जो गैस डिसॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो लो टेम्परेचर पे आने पे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है, और जब आप उसका कॉप ओपन करते हो तो गैस रिलीज होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप गरम कोल्ड ड्रिंक जो मतलब ऐसे ही उठा के ले आते हैं हम लोग, ठीक है, उसको ओपन करोगे तो सारी गैस जो एम्प्टी स्पेस होती है वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो सारी की सारी गैस बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। ठीक है, मोरओवर आप जब खोल देते हो उसको लेड को, मतलब जो आपका कॉक है, तो आपके पास क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने से वैसे ही आपकी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में वो डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज बेसिकली हेनरीज लॉ। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको आप लोग ट्राई करना, ठीक है, अगर नहीं हुए तो मेरे को बताना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रॉयल्स लॉ के बारे में, तब तक आप प्लीज ये स्टडी करिएगा। थैंक यू।